नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के बारे में अपडेट न्यूज और उस कंपनी के फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुजलॉन एनर्जी बेसिकली लास्ट कुछ 3 to 4 डेज में अच्छा खासा एक अपर सर्किट लगाकर ऊपर जा रहे थे और फाइनली मतलब कल के दिन और आज के दिन का हालत आप देख चुके हैं किस तरीके से सिचुएशन बना है। तो देखिए, कंपनी लगातार मतलब भागता हुआ क्यों देखने को मिले, कंटिन्यूसली एक मतलब अपर सर्किट टू अपर सर्किट बनता हुआ क्यों देखने को मिले। पहली बात, जिस दिन बजट आया था बजट के दिन भी गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हुए इस कंपनी को भी फायदा मिलने वाला है, उसका भी एक बूस्ट देखने को मिला। दूसरी बात, कंपनी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कंपनी इस बार Q1 में रिजल्ट अच्छा खासा लेके आएंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी आप देख सकते हैं जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है रेज इन जो फाइनेंशियल Q1 है उसमें से बता रहा है कि 5% का जो अपर सर्किट देखने को मिला, वो यही कारण है कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया। तो कितना अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है, तो 2200 2000 मतलब सॉरी 2022 करोड़ के आसपास है, जो पिछले बार 1350 करोड़ था। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कंपनी का तो चलो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक ठाक है, मगर क्वार्टर बेसिस में तो ठीक नहीं है। सेल्स तो यहाँ पे ज्यादा था पिछले क्वार्टर्स में, तो एस्टिमेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस है उसको बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी बीट कर पाए है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से 300 करोड़ बने, और पिछले क्वार्टर्स में कितना बने, 250 करोड़। मतलब 100 करोड़ से 300 करोड़ बने और पिछले क्वार्टर से इस बार 300 करोड़ बने। तो बेसिकली मुझे लगता है इस कंपनी का जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी इस बार शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ किया। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट कहाँ से हुआ, सेल्स तो कम हुआ था। एक्चुअली कंपनी एक्सपेंस को बहुत हद तक कम किया, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी के पिछले बार 16 करोड़ का आधा से इनकम में लॉस हुआ था, जो इस बार 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल गया, तो जिसके लिए पिछले बार 0.19% का 0.19 रुपीज का टोटल अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था, इस बार 0.22% का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी है, उस प्रेशराइज को कंपनी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोल करने के बाद कंपनी में एक जर्नी दिखेगा। अच्छी बात और एक भी है कि कंपनी खुद के कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके आए। एक टाइम कंपनी का 17,000 करोड़ तक कंपनी का कर्जा चला गया था, आज वो सिर्फ 150 करोड़, मतलब ना के बराबर कर्जा है। इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं, इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं और इजीली वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलॉन के ऊपर क्या करूं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, सुजलॉन एक हाई रिस्क कंपनी है। तो जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाएंगे, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे, तो आपको जीरोधा ऐप्स में ही अगर अगर आप बाई करने के लिए जाएंगे, तो आपको ऐप्स में ही दिखेगा कि एक हाई रिस्क कंपनी है, तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिएगा। तो देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड बना ऑब्वियसली ट्रेड पर्पस में काम किया। हाँ, मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर नहीं है, मैं ट्रेडिंग पर्पस में कंपनी को देखता हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पस में इस कंपनी को बारे में मैं अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि हाँ, आप कहेंगे सर आपने गलत किया, अगर अपने बहुत जब से वीडियो बना रहा तब से अगर बाई करता तो आपका फंड तो ऑलमोस्ट 5-7 गुना हो ही जाता। हाँ, ये बात सही है, मैं एकदम नीचे लेवल से तब से इस कंपनी को वीडियो बना रहा हूँ, मगर कुछ मैं रूल्स को मेंटेन करके चलता हूँ, फॉलो करके चलता हूँ। शायद इस बेसिस में मैंने एंटी नहीं लिया। बाकी आपके कहाँ से एंटी है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। स्विट्जरलैंड के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था एज ए स्विंग बेसिस में, तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स के बेसिस में। तो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और भी नीचे आए, उसके बाद फाइनली टारगेट अचीव हुआ। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक टारगेट अचीव किया और वो भी 23% के आसपास टारगेट अचीव हुआ। पहले भी इसी तरीके से एक पैटर्न्स बना था, वो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले भी देखिए कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, उसके बाद यहाँ पे भी टारगेट हुआ 40% के आसपास। तो जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बनता है तब तब मैं ट्रेड के लिए काम करता हूँ, मतलब ट्रेड लेता हूँ, मगर एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी तक मैंने सोचा नहीं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। फाइनली अशोक लेलैंड के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं, और मैं आपको पहले भी बताया था कि अशोक लेलैंड का रिजल्ट शायद थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 मंथ्स का जब आपको सेल्स का रिपोर्ट दिखाया आपको,
हर मंथ खत्म होने के बाद मैं आपको सेल्स का डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि मंथ में कंपनी कितना सेल्स किया, प्रोडक्ट मतलब कितने गाड़ियाँ वो बेचे। तो ओवरऑल मुझे लास्ट 3 मंथ्स का जो सेल्स का आंकड़ा देखे, जो पिछले मतलब पिछले क्वार्टर का जो 4 था, उससे पहले जो मंथ गया था, वहाँ पे कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ था। अभी कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बना और कंपनी का सेल्स भी डाउन हो गया। आप देख सकते हैं 9,600 से 10,700 बने। तो यहाँ पे तो लोगों के मन में यही डाउट होगा कि चलो सेल्स तो ठीक-ठाक है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक-ठाक है, मगर क्वार्टर को वो बीट नहीं कर पाए। अराउंड बोल सकते हैं 300 करोड़ के आसपास, सॉरी 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स को कम किया। 3,000 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट्स तो नहीं होता। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा और कंट्रोल करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% कंपनी के नेट प्रॉफिट कम हो चुके हैं, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। क्या सही में कंपनी के ऊपर प्रेशर बना? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले दिखा दूँ कंपनी का पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ था, उससे भी कंपनी इस बार प्रॉफिट कम किया। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया? कंपनी तो सेल्स ज़्यादा किए थे। एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट कम होने के पीछे कंपनी का टैक्सेशन है। पिछली बार जो टैक्सेशन पे किया गया था, इस बार कंपनी डबल टैक्स पे किया। तो 14% से 28% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल टैक्सेस पेमेंट किया गया और इस डबल टैक्सेस पेमेंट करने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और यही प्रेशराइज कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डाउन साइड ट्रेड में कंपनी को ग्रोथ करा है। तो फाइनली आज के दिन कंपनी का रिजल्ट था और रिजल्ट भी आ चुके हैं। सॉरी, पिछले दिनों में रिजल्ट था तो रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसके बाद मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि अशोक लेलैंड कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। एक इस कंपनी के पास दो दिक्कत है। पहली दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं। पहली दिक्कत यही है कि कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उनमें से 22% होल्डिंग प्लेजिंग है। देखिए, कोई भी कंपनी से अगर खुद के शेयर को प्लेजिंग रखता है और मतलब शेयर को गिर भी रखकर मार्केट से पैसा उठा रहा है, तो वहाँ पे एक रिक्सी जोन तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया था कि सर आपने ये बता दिया कि कंपनी के प्रोमोटर ने प्लेजिंग रखा, क्यों रखा? देखिए, क्यों रखा, जितने मैंने रिसर्च कर पाया उस बेसिस में बता रहा हूँ कि कंपनी प्लेजिंग इसीलिए रखा क्योंकि पहले से ही कंपनी के पास कर्जा ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। मतलब इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी, पार इक्विटी में इसका डेप्थ 4% से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कर्जा लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। बहुत सारे लोगों को तो क्लियरिटी नहीं मिलता है। अभी देखिए, 4.5% के आसपास लास्ट ईयर में कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिले। तो एक शेयर के अगेंस्ट में 4.5 रुपीज डेप्थ, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है। और इतना ज़्यादा डेप्थ लेने के बाद अगर आप बैंक में जाकर फिर से लोन लेने के लिए मांगेंगे, तो कुछ कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी वो आपके पास लेंगे जरूर। देखिए, आपका बिजनेस मान के चलिए 5 लाख का है, तो आप पहले से ही बैंक में जाकर 3 लाख का लोन ले लिया। तो इस बार अगर फिर से बैंक में जाकर आप बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख फिर से लोन दे दूँ, तो बैंक लोन नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टीज आपको गिरवी रखना होगा। तो कंपनी के पास तो प्रॉपर्टी, वो खुद के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो गिरवी नहीं रखेंगे। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास जो खुद के शेयर है उसको गिरवी रख सकते हैं। आपके पास भी जो शेयर है ना, आपने जो स्टॉक मार्केट के ऊपर शेयर बाय करके रखे हैं, उसको गिरवी रखकर भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए नहीं, लोन लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपके लिए एक एसेट है। उस एसेट को आप यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोमोटर ने क्या किया, खुद के एसेट को यूज किया। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब प्लेजिंग देखने को मिला, यही कारण की वजह से, क्योंकि बैंक ने कुछ प्रॉपर्टीज गिरवी रखने के लिए बोला, कुछ एसेट गिरवी रखने के लिए बोला। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास तो शेयर के अलावा दूसरे कोई चीज नहीं है, तो इसीलिए वो क्या किया, खुद शेयर को ही गिरवी रख दिया। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। हाँ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज देखने को मिला था। जैसे आप खुद ही जाकर देख लेना। आप अदानी, सॉरी अदानी मैं बता रहा हूँ, मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड। तो उस कंपनी के ऊपर भी सेम टू सेम हालत देखने को मिलेगा। मदरसन सुमी जो कंपनी है उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो वो कंपनी खुद के कर्जे को और खुद के जो प्लेजिंग है उसको पूरा का पूरा मिटा दिया। तो फिर भी देखिए, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, चाहे कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, क्योंकि ऑटो सेक्टर में अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। और इस कंपनी को लगातार लगातार बसेस का ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी जो बसेस का ऑर्डर था वो भी वो फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो करीबन करीबन 170 रुपीज़ के आसपास है, और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 300 रुपीज़ के आसपास। तो कब टारगेट होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इसके ऊपर जरूर होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
तो इजीली मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर ये टारगेट 1 साल नहीं 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एनटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 70 टू 77% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं अगर 2 साल में भी प्रॉफिट मिले तो 35% से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा इंडिया की एक पॉपुलर ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो बेसिकली इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी के बाकी जितने सारे कंपटीटर है उससे भी ज़्यादा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। क्योंकि इस सेक्टर में सारे कंपनीज को ध्यान से देखना, सारे कंपनीज में सबसे ज़्यादा सेल्स का ग्रोथ किसका है, क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ है उनो मिंडा का, और वो भी कितना 31% के आसपास। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के टोटल पूरा के पूरा इंडस्ट्रीज के अगर एवरेज में क्वार्टर सेल्स के बारे में बात करूँ तो वो 10% है। मतलब कितना शानदार कंपनी सेल के आप देख सकते हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो टोटल ओवरऑल सारे इंडस्ट्री पूरा पूरा इंडस्ट्रीज का जो 93 कंपनीज है ऑटो इंडस्ट्रीज में, उनमें से टोटल एवरेज निकल कर रहा है 30, और इस कंपनी अकेला 48% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है। तो कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो उनो मिंडा एक बहुत शानदार कंपनी है, और शानदार कंपनी होने के नाते भी मैं एक चीज़ आपको जरूर कहना चाहूँगा। कंपनी का मार्केट कैप अभी जिस तरीके से मार्केट कैप बन चुके हैं वो एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट के ऊपर कोई भी इशू आए, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनीज के ऊपर देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग होने के बाद एक करेक्शन तो होना चाहिए था, और फाइनली करेक्शन भी हुआ। मैंने आपको इस चार्ट को पहले भी डिस्कशन किया हूँ कि किस तरीके से करेक्शन हो रहा है। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। अगर नीचे में इस 850 लेवल तक आए तो यहाँ पे टच करने के बाद एक एंटी बन सकते हैं, इस टॉप लेवल तक जाकर टारगेट बन सकते हैं। तो एंटी लेवल और टारगेट लेवल बन सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के 21% का रेंज बने बाइंग का, तो नीचे आएगा इस लेवल को टच करेगा तो मैं यहाँ पे एक जरूर एंटी लेने वाला हूँ, और अपर लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। तो मैं इस टारगेट लेकर चलूंगा, जरूर एक रिक्सी ट्रेड लेकर चलूंगा। तो आप अगर इस तरीके से ट्रेड को लेना चाहते हैं तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, क्योंकि मेरे ट्रेड देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग रिस्क नजर आएगा और आपको लॉसेस होने का भी चांसेस रहेगा। तो प्लीज एक बार ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, आप सारी चीजों को सीख कर समझ कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं बलमार, जो लॉरीज एंड कंपनीज लिमिटेड है। तो उस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट ये है कि कंपनी बोनस इशू करने जा रहा है। सॉरी, कंपनी फिर से बोनस के बाद स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर जल्द से जल्द कंपनी देने वाला है। एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग एक के बदले 10 शेयर पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।